अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम अगर कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने कौन से काज देखने हैं, कौन सी कोटेशन ज़रूरी हैं और हम उसको किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की पहले टर्मिनोलॉजी से हमें पता चल रहा है, टर्म हमें बता रही है कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंट इन नेचुरल सेटिंग्स होता है और इसमें हम जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए कंडक्ट करते हैं। जैसे कि किसी भी मेडिकल साइंसेस में देख लें या फिर किसी फिज़िकल साइंस में देख लें, तो कोई भी अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी देख लें, कोई भी टेक्निक जो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसके पहले एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उनको बेस बनाकर हम कोई न्यू मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाते हैं या कोई सर्जरी का प्रोसीजर न्यू इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम ह्यूमन्स को तो लेते ही हैं बिकॉज के ह्यूमन की बेहतरी के लिए हम बनाते हैं कोई भी नई ईजाद जो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एनिमल्स भी यूज़ होते हैं और जो रिलेटेड इन्वायरमेंट में हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं, हम उन सब से कंसर्न करते हैं। समटाइम्स साइकोलॉजी में अगर देखा जाए या सोशल साइंसेस में देखा जाए तो लाइट का इम्प्रेशन जो है बिहेवियर पे वो कैसा होता है। डार्क लाइट में रहने वाले डार्कनेस में रहने वाले लोग खौफज़दा होते हैं या लाइट में रहने वाले लोग ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। कंपैरेटिवली सोशल बिहेवियर्स पर स्टडीज़ आती हैं। तो अगर हम सोशियोलॉजी देख लें, साइकोलॉजी देख लें, तो हम ह्यूमन्स के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर तरीके तलाश करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना ज़रूरी है हमारी सोशल साइंसेस में भी। और उसके अलावा हमारे पास जो सोशल सेटिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए द ट्रू एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल हमारे पास बहुत ओल्ड वर्जन ऑफ एग्जांपल है द बिहेवियर थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट की, जो साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ कि बिहेवियर की मॉडिफिकेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग हो सकती है। और इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि किस तरह हम दूसरों को आइडियलाइज करके उनके थ्रू मॉडलिंग के थ्रू रोल मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। बिहेवियर थेरेपी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास ट्रू डिज़ाइन के। मैनिपुलेशन होती है, रैंडमाइजेशन होती है, कंट्रोल ग्रुप होता है और सिंपल ट्रू डिज़ाइन भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 2 लेवल्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप बनाया जा सकता है, कंट्रोल ग्रुप बनाया जा सकता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी किया जा सकता है आसानी से। समटाइम हम ऐसी रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हमारे पास सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो वो आ रहा है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो तब भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशन को, क्राइटेरिया को, उनके दो जवाब जो होते हैं उनको अच्छे तरीके से हम लेके चलते हैं और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। रैंडमाइजेशन में हम बाइसनेस की तौर पे सैंपल कलेक्ट नहीं करते, पार्टिसिपेंट्स कलेक्ट नहीं करते एक्सपेरिमेंट के लिए, बल्कि हम रैंडमली जो पॉपुलेशन होती है उनको चूज़ करते हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है, उसमें हम ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो उस ग्रुप ने फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल के बहुत सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हुई हैं ह्यूमन के बिहेवियर पे, एनिमल्स के बिहेवियर पे, कि एक ग्रुप बना दिया जाता है जो कंट्रोल ग्रुप होता है और उसे कहा जाता है कि आपको जब एक इंजेक्शन लगाया जाएगा तो आपने इस तरह रिएक्ट करना है कि आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हैं। और उसकी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक ऐसा ग्रुप जो जिसको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी नहीं दी गई, बिल्कुल नेचुरल सेटिंग से लिया गया है, वो ट्रीटमेंट ग्रुप है।
تو اس کو ہم نے ان کے سامنے پہلے کنٹرول گروپ کو جب انجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان پر نیند کے سمٹمز شو ہوئے ان کے بیہیویئر میں، اور اس کے بعد جب ہم نے ٹریٹمنٹ گروپ کو دیکھا تو اس کے انہوں نے بھی ویسا ہی ریئیکٹ کیا سم لوگوں نے، اور اس کے بعد سام پر اس انجیکشن کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو ہم اس طرح ٹرو سیٹنگ میں ٹو انڈیپینڈنٹ ویریبلس، ٹو گروپس، ان میں کمپیریٹیولی اسٹڈی اور ان کا ڈیپینڈنٹ ویریبل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کنٹرول گروپ کی خصوصیت ہے کہ ہم آلریڈی انسٹرکشن دے کے اپنی مرضی کے ریزلٹس ان سے بنوا سکتے ہیں. سمپل ٹرو ڈیزائن بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے ٹو کلرز کو کمبائن کر لیا اور دیکھا کہ نیا کلر جو انٹروڈیوس ہوا ہے ہمارے پاس وہ ہمارے لیے اچھا ہے، خود کو اچھا لگ رہا ہے، یا پھر نیا کوئی ڈیزائن ہم نے انٹروڈیوس کروایا. تو بالکل ایک سیلف کنسیپٹ جیسی سمپل ٹرو ڈیزائن کی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک نئی فوڈ انٹروڈیوس کروا دی ہے، یا دو ڈشز کو ملا کے ایک نئی ڈش بنائی ہے، تو اس کا ٹیسٹ اچھا تھا تو وہ ورلڈ فیمس ہو گئی. تو یہ ہے ٹرو ایکسپیریمنٹ. دو طرح کی ٹائپ ہوتی ہیں ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی. تو پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن ہوتا ہے کہ پہلے، اور رینڈمائزڈ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن. پہلے ہم جب انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کا ایک پوسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے سکھایا وہ انہوں نے سیکھ لیا. فار ایگزامپل ایک منکی ہم رکھ لیتے ہیں گھر میں، اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح رہنا ہے، اس طرح بیہیویئر کرنا ہے. ہیومنس والی کوالٹیز اس میں ڈیولپ کرواتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں وہ ساری عادات آ گئی ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں؟ ہم اس کا ایک ٹیسٹ لیں گے نا، جس سے ہمیں ایشورٹی ملے گی، جس سے ویلیڈیشن آئے گی کہ یہ ہمارے پاس بالکل ایک ٹرینڈ منکی آ گیا ہے. تو اس کے بعد ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جب منکی ہمارے پاس آیا اس کو کتنے فیصد لوگوں کے بارے میں نالج تھی. اس کے لیے ہم پری ٹیسٹ لیں گے، اور اس کو ٹرین کرنے کے بعد جو ٹیسٹ لیں گے وہ ہوگا ہمارے پاس پوسٹ ٹیسٹ. رینڈمائزڈ پوسٹ ٹیسٹ اینڈ کنٹرول گروپ ڈیزائن. ہم کنٹرول گروپ ڈیزائن میں جب رینڈمائز پوسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، کہ پہلے ہم نے نالج نہیں لی کہ پہلے آلریڈی کیا پتا تھا اگلے پرسن کو، ہم نے اپنی انسٹرکشنز دیں، اس نے سیکھا وہ کام، اور اس کے بعد ہم نے اس کا ٹیسٹ لے لیا کہ اس نے کتنے % سیکھا. تو ہم اس کو دو کیٹیگریز میں لیتے ہیں: ری ایکشن آف ٹریٹمنٹ پوسٹ رسپانس، اور ری ایکشن آف کنٹرول پوسٹ رسپانس. کنٹرول گروپ نے پوسٹ ٹیسٹ میں کیسا رسپانس کیا اور ٹریٹمنٹ گروپ نے کیسا رسپانس کیا. رینڈمائز، یہ میں نے لکھا ہے RT پوسٹ اینڈ RC پوسٹ. رینڈمائز ٹریٹمنٹ پوسٹ ٹیسٹ ٹریٹمنٹ گروپ، اور رینڈمائزڈ کنٹرول گروپ پوسٹ ٹیسٹ. ان دونوں طریقے سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے کہ رینڈمائزڈ پری ٹیسٹ پوسٹ کنٹرول گروپ ٹیسٹ اینڈ رینڈمائزڈ پری ٹیسٹ کنٹرول پوسٹ ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ. یہاں پر ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے پاس. پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ کرتے ہوئے ہم نے انوائرمنٹ کیسا رکھا تھا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں اس سے اچھے طریقے سے واقف ہو جائیں.
तो एडवांटेजेस ऑफ प्री टेस्ट डिज़ाइन, इक्वलेंसी ऑफ ग्रुप, सबको इक्वल चांस मिलता है, दोनों ट्रीटमेंट ग्रुप है या कंट्रोल ग्रुप है, दोनों को हम जो रिस्पॉन्स करने का टाइम देते हैं वो इक्वली देते हैं। कैन मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंज, हम उनमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, कंट्रोल ग्रुप के रिस्पॉन्स में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप के रिस्पॉन्स में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसको ईजीली मेजर कर सकते हैं। और डिटरमाइन इंक्लूजन्स, हम उनसे रिजल्ट्स जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में एश्योरिटी से, वैलिडिटी से बात कर सकते हैं। असेस रीजन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मॉर्टेलिटी, और हम इजीली इससे असेस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है एक्सपेरिमेंट पे, या कौन सी चीज़ है जो हमारे एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही, या जिसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, या फिर जो नहीं होना चाहिए। हम एक बात याद रखें कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो कोई भी जो अफेक्ट हमारी स्टडी पे हो रहा होता है, नेगेटिव वे में जा रहा होता है, हमारी स्टडी को एक्यूरेट, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी से दूर लेके जा रहा होता है, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस कंसीडर किया जाता है। डिसएडवांटेज होता है वो हमारी रिसर्च स्टडी का, क्योंकि हम जब तक वैलिड स्टडी नहीं करेंगे, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, रैंडमाइज स्टडी हो, या फिर वैसे सिंपल ट्रू एक्सपेरिमेंट हो, क्वाइस एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, या फिर हम वैसे ही कोरिलेशन फाइंड कर रहे हों, रिग्रेशन फाइंड कर रहे हों, कुछ भी आपने रिसर्च डिज़ाइन रखा है, उसके लिए उसके जो भी चीज़ होगी, जो चीज़ ऐसा हमें रिस्पॉन्स करेगी जो वैलिडिटी पे इफेक्ट करेगी, रिसर्च की वैलिडिटी को वीक करेगी, वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस के तौर पर कंसीडर होगी। उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज का मसला आ जाता है। रिसोर्सेज का मसला आ जाता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते या टाइम नहीं होता, हमारी फर्दर रिसर्च के अलावा भी रूटीन टाइम टेबल सेट होता है, तो हमने उनको देखते हुए एक्सपेरिमेंट और रिसर्च स्टडी का डिज़ाइन चूज़ करना होता है। सेंसिटाइजेशन ऑफ टू प्री टेस्ट, जब भी हमारे पास, अगर आपने क्लिनिकल सेटिंग का एक्सपीरियंस किया होगा या फिर आप अर्ली स्टेज पे हैं और वीडियो सुन रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन बोथ केसेस मैं एक इजी एग्जांपल दूंगी कि आप एक हॉस्पिटल में गए हैं और आपका खुद का इलनेस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप परेशान होते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं। तो उस परेशानी में जो टेस्ट दिया जाता है, ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज या साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो टेस्ट होता है, जब उसके रिस्पॉन्सेज प्री टेस्ट में आते हैं तो वो इतने एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि वो प्रेशराइज, ब्रेन जो है वो प्रेशराइज हुआ होता है, तो सेंसिटाइजेशन होती है, सेंसिटिविटी होती है पर्सन के अंदर। तो लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजरेगा, रैपो डेवलप होगी, तो हमें एक्यूरेट स्कोर मिलना शुरू हो जाएगा और हमें असल कंडीशन पता चलनी शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम उसके पोस्ट टेस्ट भी करवाते हैं कि कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस चीज़ को देखने के लिए। तो हम इसमें डिसएडवांटेजेस के तौर पर लेते हैं इस चीज़ को, प्री टेस्ट को, ये इसलिए कि हो सकता है कि जो उसने सेंसिटिविटी में रिस्पॉन्स किया है वो इतना एक्यूरेट ना हो जितना हमें चाहिए था, या जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो ना मिले, और हम उसी रिस्पॉन्स को बेस बनाते हुए उस पे काम करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो बिल्कुल शाय नहीं है, घर में बोलता है, बहुत बोलता है, डिस्कस कर लेता है, या फिर क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन हमारे पास वो सम कंप्लेंट्स ऑफ abnormal बिहेवियर इन द स्ट्रीट्स, एक्टिविटी और प्लेग्राउंड, इस तरह से आता है, तो फिर हम जो उसका टेस्ट असेस करते हैं, तो हो सकता है वो बच्चा स्ट्रेंजर्स के साथ वैसा फ्रैंक ना हो सके और हमें लगे कि बच्चा ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है कि जैसे ऑटिस्टिक हो, स्पेसिफिक प्लेस ऑटिस्टिक। आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो DSM को, तो उसमें इस चीज़ को बाकायदा डिस्कस किया है कि बच्चे शाय नहीं होते, लेकिन स्पेसिफिक प्लेस पे जाके वो बिल्कुल ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो इसमें भी क्योंकि हमारी रेपो इतनी डेवलप नहीं हो रही हुई होती, या किसी भी पर्सन से हम पहली मरतबा मिलते हैं तो हम जो एक्यूरेटली रिस्पॉन्स करना होता है वो नहीं कर पाते।
ये आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में भी होगा। तो ट्रू एक्सपेरिमेंट में ये एक डिसएडवांटेज के तौर पे लिया जाता है कि प्री टेस्ट और उसके इफेक्ट। ओके, स्लोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन अब हम करने जा रहे हैं। इसमें हमने 4 ग्रुप लिए हैं और इन ग्रुप का कंपैरेटिवली डिज़ाइन कंपैरिजन करने के लिए डिज़ाइन किया ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कोई भी शॉपिंग करते हुए या कोई चीज़ नहीं खरीदते हुए उसके चारों तरफ देखते हैं, उसके इक्वल पार्ट्स देखते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं बेनिफिशियल, कौन सा कलर सूट करेगा। अगर कोई हम इवन के सिंपल कोई डेकोरेशन पीस लेने जाएं तो हम ये भी सोच रहे होते हैं कि किस प्लेस पे, घर की किस प्लेस पे ये सूट करेगा। तो हम स्टडी के दौरान उसके हर एंगल को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे पास रैंडमाइज प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट टेस्ट आ जाते हैं कि एक रैंडमाइज्ड ग्रुप है हमारे पास जो हमने जिस पे प्री टेस्ट भी किया हुआ है, पोस्ट टेस्ट भी करना है, और एक हमारे पास रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ग्रुप है और उसमें हमने प्री टेस्ट भी किया हुआ है, पोस्ट टेस्ट भी किया हुआ है। लेकिन और तीसरी कंडीशन जो है उसमें हमारे पास रैंडमाइज है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, लेकिन उस पर प्री टेस्ट नहीं हुआ, हमने उस पर पोस्ट टेस्ट किया है। प्री टेस्ट इतना स्टडी पे अफेक्ट करता भी है और नहीं भी करता, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह लेना है। सिर्फ पोस्ट टेस्ट से गुजारा हो जाएगा, इस डिज़ाइन से गुजारा होगा तो फिर हम कर लेंगे। हमने अपनी टाइम टेबल देखना है, अपना कितना कॉस्टली हमें लग रहा है और हमारे पास क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, हम इनको देखते हैं। तो रैंडमाइज कंट्रोल पोस्ट में भी ऐसा होता है कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रैंडमाइज कंट्रोल पोस्ट में क्या होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे करने की ज़रूरत होगी मुझे एक्सप्लेन। तो अगर आपने पीछे वीडियो में गौर नहीं किया तो इसी वीडियो में आप देखें पीछे करके थोड़ा सा, तो आपको मिल जाएगा। ये 4 कंडीशंस होती हैं, इसको स्लोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। इस तरह हम 4 ग्रुप्स को कंबाइनली स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो जाती है हमारी। वेरिएशंस अगर आप वेरिएशन की टर्म से इतने हाउ नाउ नहीं हैं और आप इसको इतना नहीं जानते तो वैलिडिटी को जानते होंगे। तो किसी भी स्टडी की वैलिडिटी कितनी अहम है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हम चलते हैं कि कैसे हम करते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप लेते हैं और इसको बिटवीन ग्रुप परफॉर्मेंस करवा के देखी जाती है। रिपीटेड मेजर यूज़ करते हैं और विदिन ग्रुप यूज़ करते हैं, उससे भी उसकी वैलिडिटी में इजाफा होता है। दरअसल वेरिएशंस हम करते हैं कि जो हमारे पास प्री टेस्ट में रिस्पॉन्स आए हैं वो ही पोस्ट टेस्ट में आ रहे हैं, तो उसमें कितनी वैलिडिटी है, वो बिहेवियर कितना डेवलप हुआ है, कितना एक्यूरेट है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप में होता है। और बिटवीन ग्रुप टेस्ट होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, उनका आपस में रैंडमाइज प्री एंड पोस्ट के लिए, तो इट्स ओके। और रिपीटेड मेजर में होता है कि विद इन ग्रुप वही ग्रुप लेना है जिससे पहले करवाया था और उसी ग्रुप के मेंबर्स के साथ हमने रहना है, और कोई एक ग्रुप उसके सारे मेंबर विद इन ग्रुप जो है वो। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हमारे पास जब भी हम कोई डिज़ाइन चूज़ करें तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़रूर देखें और उनको कंसीडर करें कि ये हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है। रिपीटेड मेजर डिज़ाइन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं फेयर सब्जेक्ट नीडेड, कुछ लोग चाहिए होते हैं, कुछ टॉपिक्स या थोड़े से गुजारा हो जाता है और थोड़ा टाइम लेते हैं, और इतना सेंसिटिव एंड टू फाइंड द स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस, हम इजीली माइनर डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिपीटेड मेजर में कि पहले क्या था, प्री टेस्ट में क्या रिस्पॉन्सेज थे एंड पोस्ट टेस्ट में क्या रिस्पॉन्सेज हैं। तो अगर 1 पॉइंट का भी डिफरेंस निकल रहा होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारे पास ऑर्डर इफेक्ट हो जाता है। जब हम विद इन ग्रुप परफॉर्म करते हैं तो हम ग्रुप को पता होता है कि सिर्फ यही मेंबर्स हैं इस ग्रुप के और इन्हीं पे ये एक्सपेरिमेंट होगा,
तो ऑर्डर इफेक्ट आ जाता है। फर्स्ट ग्रुप पे हुआ, फिर सेकंड पे होगा, फिर प्रैक्टिस का इफेक्ट आ जाता है, फिर वो कितना वर्कलोड है ग्रुप के मेंबर्स पर वो आ जाता है, और हमारे पास उनके मैटर आ जाते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं स्टडी को, और क्या फील कर रहे हैं स्टडी के बारे में, ये अफेक्ट करता है। ये डिसएडवांटेजेस हैं रिपीटेड मेजर के। समटाइम जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो प्री टेस्ट में लोग टेस्ट कर देते हैं, लेकिन पोस्ट टेस्ट में जब दोबारा से वही टेस्ट अप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं जी वही कर लें, वही मेरे रिस्पॉन्सेज आज भी हैं और मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो ये फटीग की एक अलामत होती है कि वो इस चीज़ से कैरी ओवर हो गए होते हैं, थक गए होते हैं, और इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि बार बार हम एक ही चीज़ देखें। हम ऑर्डर इफेक्ट का जो डिसएडवांटेज है उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। हम काउंटर बैलेंस रखेंगे, उनके काम को देखेंगे, उस हिसाब से हम इंटरवल्स रख लेंगे और रैंडमाइज्ड ब्लॉक कर देंगे कि रैंडमाइजेशन जो है उसको कम करेंगे। लेटेंट सिक्वायर्स देखेंगे, टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रीटमेंट, और उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया जाएगा कि वो थक ही जाएं, तो इंटरवल प्रॉपर रखेंगे और उसको प्रॉपर नॉलेज देंगे। यहाँ पे टर्म यूज हुई थी लेटेंट केयर्स, तो वो क्या है हम देख लेते हैं। ये टेबल मैंने यहाँ पे शो करवाया, तो हमने 4 रोज ली हैं एंड हमारे पास कॉलम्स में ABCD है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो नोट करें कि हमने इसकी रैंडमाइजेशन को अच्छा करने के लिए हर रो में रखा है A, B एंड C एंड D, एंड हर कॉलम में भी A, B एंड C एंड D है, बट कहीं पर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, यानी ना रो में कोई रिपीट हो रहा है ना कॉलम में कोई रिपीट हो रहा है। हाईलाइट किया है इसी मकसद के लिए कि आपको ज़हननशीं हो जाए, आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर A और 60 पॉइंट्स हैं, रो 1 के स्टूडेंट्स ने 60 पॉइंट्स लिए हैं और वो स्टूडेंट का नाम A है, तो अगर रो 1 में उसका नाम कंसीडर हुआ है तो नेक्स्ट ग्रुप या रो 2 में, कॉलम 2 में हमारे पास उसकी पोजीशन रो 4 में है, और हमारे पास थर्ड कॉलम में उसकी रो 2 में पोजीशन है रखी हुई, और इसी तरह हमने लास्ट में 4th नंबर पे जब बात की तो हमारे पास जो स्टूडेंट था A का जिसका 60 मार्क्स से वो रो 3 में आ गया। तो इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है जो फॉर एग्जांपल A के नाम से है, अली नाम है उसका, तो अगर उसकी पोजीशन देखी जाए तो वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, हर कॉलम में भी मौजूद है और हर रो में भी। तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स चारों के चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैंडमाइजेशन, उनकी हाईलाइटेशन, उनकी टाइम ड्यूरेशन में जब डिफरेंस करके, फॉर एग्जांपल हम ये 4 डेज ऑफ वीक ले लेते हैं जिनको हमने 4 रोज़ लिखा है, और वीक के फर्स्ट रोज में या डे के शुरू होने में 8 बजे हम कोई एक स्टूडेंट A को बुलाते हैं और उसके साथ हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसमें उसके स्कोर 60 आ जाते हैं। नेक्स्ट हम उसको अगले वीक में बुलाएंगे, लेकिन उसका टाइम उसकी स्केड्यूल के हिसाब से लास्ट पे बन रहा था, उसको तब टाइम मिल रहा था और वो इजीली विलिंग था करने के लिए, तो हमने उसको 2 बजे का टाइम दे दिया। और एंड द नेक्स्ट डे जब हमें वही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना था या कोई टेस्ट करवाना था या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देनी थी, कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, कुछ भी, तो हमने उसकी सहूलत को और अपनी सहूलत को देखते हुए उसको 10 बजे का, 11 बजे का, जितने भी बजे का पॉसिबल हुआ टाइम दिया। तो रैंडमाइजेशन में हमने ये ख्याल रखा
کہ ریپیٹ نہ ہو، کہیں ایک ہی بندے کو بار بار ہم انٹرویو کے لیے کال نہ کرتے رہیں جس سے وہ اریٹیٹ نہ ہو جائے. اور یہ بھی خیال رکھا کہ ان کے ٹائم ٹیبل کا بھی ہمارے پاس ایک ریکارڈ رہے اور ایزیلی وہ بھی لنک ہوں یہ کرنے کے لیے. اور اس طرح ہم اپنی اسٹڈی کو بغیر کسی برڈن کے ایزیلی کر سکتے ہیں. کوائس ایکسپیریمنٹ ڈیزائن ہوتا ہے، یہ ایک اسٹڈی ہے جس میں پری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، پوسٹ ٹیسٹ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس نان ایکولنٹ کنٹرول گروپ ڈیزائن ہوتا ہے، یعنی پری ٹیسٹ جن گروپ پہ کیا ہے وہی پوسٹ ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسکپ کرنا چاہے تو ہم اس کو الاؤ کرتے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ٹائم سیریز کو دیکھا جاتا ہے، پراپر ڈفرینس رکھا جاتا ہے. سنگل سبجیکٹ ڈیزائن بھی اس میں ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. یعنی سنگل سبجیکٹ ڈیزائن کا مطلب ہے کوئی کیس اسٹڈی، کوئی ایک انڈیویجول ہے اس کے بارے میں دا ہول انفارمیشن کلیکٹ کرنا. ڈیولپمنٹل ڈیزائن کوئی پرسن ہے یا کوئی اینیمل ہے اس کی دا ہول لائف کو دیکھنا، اس کی ڈیولپمنٹل ہسٹری، اس کی نالج کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، اس نے فرسٹ آرٹیکل کیسے پڑھا. کوئی بھی جو بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو کوائز ایکسپیریمنٹل ڈیزائن چوز کر رہے ہیں تو ہم یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں کہ ہم ایک اس طرح کی اسٹڈی انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس میں ہم پراپر انٹرولز کے ساتھ ایک سبجیکٹ کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. جب ہم سمپل ٹرو ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے تھے یا ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس کمپیریٹیولی ہونا ضروری تھا کہ ہم دو گروپس کے درمیان کمپیریزن کریں، پری ٹیسٹ کریں، پوسٹ ٹیسٹ کریں. لیکن کوائز ایکسپیریمنٹ میں یہ ہے کہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور کنٹرول گروپ استعمال کر لیتے ہیں، ٹریٹمنٹ گروپ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ نان کنٹرول انڈیپینڈنٹ ویریبل کے تھریڈس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ٹرو ایکسپیریمنٹ میں آ جاتا ہے اس میں ہم جب رینڈمائز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو ہم کنسیپٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں. جب ہم رینڈمائز اور کنٹرول گروپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا تب ہم کوائز ایکسپیریمنٹ استعمال کرتے ہیں. یہ میتھڈ ڈیزائن تب استعمال کرتے ہیں جب پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ہم رینڈمائزیشن کر سکیں یا کنٹرول گروپ استعمال کر سکیں. کوائز ایکسپیریمنٹ میں سارے ویریبلس انڈر کنٹرول نہیں ہوتے. ٹرو ایکسپیریمنٹ میں ہم انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سمپل ٹرو ایکسپیریمنٹ میں تو نہیں ہوتا، ہم آبزرویشن کے تھرو کام چلا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، اس کو نیچرل سیٹنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کمپلیکس ٹرو ایکسپیریمنٹ میں ہم نیچرل سیٹنگ کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو بہتری کی طرف لے کے آ سکتی ہے، کیا چینج کریں ہم ٹرو ایکسپیریمنٹ میں جو بہتر ہو. پھر کوائز ایکسپیریمنٹ میں ہم اس کی رینڈمائزیشن کو دیکھتے ہیں کہ کام نہیں کر رہی اور کنٹرول گروپ کام نہیں کر رہا تو پھر ہم کر دیتے ہیں کوائز ایکسپیریمنٹ چوز کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو اینڈ اگر آپ کا کویسچن ہے تو ضرور بتائیں اور اگر کہیں پر کوئی بھی آپ کو کنفیوژن لگے تو آپ ضرور پوچھیں. کویسچن پوچھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کنسیپٹ رہ جائے جو بات کرنی ضروری تھی اس ٹاپک میں رہ گئی ہو تو اس کا آئیڈیا مل جاتا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر دے دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.